गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग आज का न्यूज़पेपर 9 जून का डिस्कस करेंगे। इसमें पहले हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा न्यूज है 9 जून का जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो न्यूज़ कल है वो है आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, यानी कि महंगाई को रोकने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया है। रेपो रेट को बढ़ाया है। तो अब हम देखते हैं कि रेपो रेट को बढ़ाने से महंगाई कैसे कम होगा। अगर रेपो रेट को बढ़ाया गया है तो इससे महंगाई कैसे कमेगा, और रेपो रेट क्या है, और आरबीआई रेपो रेट या जो इतना जो रेपो रेट सब है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक्शन है, सब कैसे लेता है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ये कब बना है, इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, इनका क्या क्राइटेरिया है, कौन सिलेक्ट करता है, और इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। इसमें ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज है कि ये कब सिलेक्शन कैसे होता है, कितने साल का इनका कार्यकाल होता है, इनका रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये सारा कुछ। उसके बाद अगला जो न्यूज है वो है यूक्रेन वार एंड द ग्लोबल फूड क्राइसिस। अभी रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, और इस कारण से पूरे वर्ल्ड में फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रहा है। अब यूक्रेन वार से फूड क्राइसिस को क्या लेना देना। तो जैसे हम देखते हैं कि 35% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 35% वर्ल्ड पॉपुलेशन बीट पे डिपेंडेंट है। और यूक्रेन और रशिया दोनों बीट का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल का भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर यूक्रेन है। कॉर्न का प्रोड्यूसर है रसिया और यूक्रेन। तो इस तरह से ये सब जो है वहां पे युद्ध के कारण ये सब कम्प्लीटली बंद हो गया, क्योंकि रसिया पे बहुत सारे कंट्रीज सैंक्शन लगा दिए हैं, तो रसिया से कोई खरीद नहीं पा रहा है। और यूक्रेन का जितने जो पोर्ट सिटी है, यूक्रेन के सारे लगभग पोर्ट सिटी पे रसिया का कब्जा है। इनका जो रूट है ब्लैक सी का रूट जो है, ब्लैक सी पे कंप्लीटली रसिया का कंट्रोल है। तो ये सब के कारण फूड क्राइसिस हो रहा है। दूसरा क्या रीजन है कि रसिया और यूक्रेन फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर में इनका बहुत बड़ा योगदान, फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये भी रुका हुआ, इस कारण से फूड का सही से प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर का भी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सबसे बहुत ज्यादा फूड क्राइसिस हो रहा है। अगला क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज के जो इस्लामिक कंट्रीज हेड जो से इस्लामिक कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट वगैरह या इस्लामिक कंट्री के जो एम्बेसीज हैं, वो हमारे एम्बेसडर्स को वहां बुलाएं। और उन्होंने जो एक बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन थी, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन जो प्रोफेट मोहम्मद के बारे में जो बोली थी, उस पे वो लोग ऑब्जेक्शन किए हैं। तो इस कारण से यहाँ पे ये रिलेट करने का प्रयास किया गया कि हमारा इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो हमारे एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है। मीन्स हमारा इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है। जैसे अभी इंटरनल पॉलिटिक्स था, एक कम्प्लीटली इंटरनल एक स्टेटमेंट दी, एक हमारी जो रूलिंग पार्टी की जो स्पोक्स पर्सन थी वो स्टेटमेंट दी। अब इससे सारे जो गल्फ कंट्रीज के जो हैं वो सब इसके अगेंस्ट में हो गए, और वो इसके खिलाफ बोलने लगे, और इंडिया से वो लोग बोले कि आप पब्लिक एपोलॉजी मांगो। और इंडिया को आखिरकार कुछ हद तक उनकी बात को मानना पड़ा, और जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपने स्पोक्स पर्सन को सस्पेंड कर दिया, और बोला कि हम सारे धर्म को एक साथ टॉलरेट करते हैं, हमारे यहाँ सारे धर्म को एक बराबर देखा जाता है, हम किसी के वो वहाँ उनका व्यू गवर्नमेंट का व्यू नहीं है। ये सब क्यों करना पड़ा। वही कुछ दिन पहले अमेरिका जो था, अमेरिका सेम स्टेटमेंट दिया था, तो अमेरिका को इंडिया मुंहतोड़ जवाब दिया था कि वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो वोट के लिए पॉलिटिक्स और डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनके यहाँ अभी मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है। सेम कंडीशन ये यूरोप के साथ भी था। लेकिन वेस्ट एशिया और गल्फ कंट्री जब ये बात उठाया तो इंडिया उनकी कुछ बातों को बहुत हद तक मान लिया, और इनके अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं दिया। तो ये सारा कुछ यहाँ पे कोरिलेट करने का प्रयास किया है कि हम लोग को वेस्ट एशिया की जरूरत हमें है। हमको जरूरत है, इंडिया को वेस्ट एशिया की जरूरत है, ना कि वेस्ट एशिया को इंडिया की जरूरत है। जैसे कि हम वहां से कम्प्लीटली क्या सारा क्रूड ऑयल खरीदते हैं, हम क्रूड ऑयल के मामले में कम्प्लीटली वेस्ट एशिया पर डिपेंडेंट है। तो ये सारा कुछ है। तो इसी कारण यहाँ पे बताने का प्रयास है कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो फॉरेन पॉलिसी को शॉक करता है, फॉरेन पॉलिसी को डिस्टर्ब करता है। उसके बाद अगला सेम इंटरनेशनल रिलेशन से ही एक और टॉपिक है, इंडो पैसिफिक को डील करना इतना आसान नहीं।
यहाँ पे जो राइटर हैं वो सारे इश्यूज बताए हैं कि कैसे ये जो हमारा जो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है वो कैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक रीजन है। यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कंट्रीज हैं जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करें। यहाँ पे हाल ही में क्वाड का मीट हुआ था। यहाँ पे अभी हाल ही में IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया US के द्वारा। लेकिन फिर भी ये जो रीजन जो है इंडो पैसिफिक को डील करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे चाइना अपना साउथ चाइना सी में इशू क्रिएट करता है। यहाँ पे कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है। तो ये सबको देखते हुए इतना आसान नहीं। तो ये सबको कैसे इसको डील करना है, इंडिया का क्या कंडीशन होना चाहिए, US का क्या कंडीशन होना चाहिए, ये सब यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद अगर हम अगले आर्टिकल की तरफ देखेंगे तो वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। ये अभी न्यूज में फिर से आया हुआ है क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट जिनके मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी पुष्कर सिंह धामी अनाउंस अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये लिखे थे कि हमारी जब पार्टी जीत जाएगी तो हम यूसीसी को लाएंगे। यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लाएंगे। और वो अभी हाल ही में एक कमेटी का गठन किए हैं, एक कमेटी बनाए हैं जो कि यूसीसी को रीड करेगा और इसको कैसे लाना है ये सारा कुछ उनको बताएगा, उनके स्टेट में सारा कुछ डील करेगा। तो इसीलिए ये अभी फिर से डिस्कशन पे आ गया कि ये क्या यूसीसी जो है, यूसीसी अभी के टाइम में रिलेवेंट है। और इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में क्या यूसीसी रिलेवेंट है? यूसीसी सिर्फ माइनॉरिटी और मेजोरिटी का बात नहीं है। इंडिया में बहुत सारे कल्चर जो है, यहाँ पे सबको एक समान चलना होगा, लेकिन इंडिया में इतना डाइवर्सिटी है, बहुत सारे ट्राइबल्स एरियाज, ट्राइबल्स अपने कस्टम्स कल्चर ये सब रखते हैं। बहुत सारे हिंदुइज्म में ही बहुत सारे ऐसे सोसाइटी हैं जहाँ के अपना कल्चर होता है। तो हर स्टेट का लगभग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। तो क्या ये सब जो है वो संभव हो पाएगा यूसीसी से? तो इस पे बात किया गया है। अगला जो आर्टिकल है, अगला जो न्यूज है वो है एमएसपी के बारे में। अभी एमएसपी के बारे में अभी खरीफ का सीजन आ गया है। खरीफ तो खरीफ के बुआई के पहले ही गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी अनाउंस किया है खरीफ पे। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि गवर्नमेंट इतना से कम पैसे में कोई भी अनाज जो है वो नहीं खरीदेगा और ये इतना से कम में नहीं बेचा जा सकता। ये सारा एमएसपी है। तो हम लोग देखेंगे एमएसपी कितने क्रॉप्स पे टोटल है, कौन कमिटी है जो रिकमेंड करता है, कौन है जो एमएसपी को रिवील करते हैं, एमएसपी को रिकमेंड करने पे उसको एमएसपी को ओके करते हैं। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अभी अब हम लोग पहला न्यूज देखते हैं। वो है पहला न्यूज जो हमारा है वो है इन्फ्लेशन के बारे में। अभी पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, डेवलप कंट्री हो, अंडर डेवलप कंट्री हो। इन्फ्लेशन का मतलब है कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। अभी पूरे दुनिया 2 साल से कोविड से जूझ रहा था। कोविड से इसके अलावा जब कोविड खत्म हुआ, पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ कि रसिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हो गया। ये सबसे जो सप्लाई चेन था, सप्लाई चेन पूरी तरह से हैम्पर हो गया, गड़बड़ हो गया। इस कारण से जो सामान थे समय बहुत सारा रेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मोस्टली आरबीआई को है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक को, जो कि अपने मॉनेटरी पॉलिसी से ये सारा अपना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास बहुत सारे मेजर्स हैं। और मेनली इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आरबीआई के पास 2 मेजर से यूज करता है। एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर, और दूसरे को बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर। तो क्वांटिटेटिव मेजर जो होता है उसमें मनी के क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है। मीन ज्यादा पैसा मार्केट में इंजेक्ट हम नहीं करेंगे। सपोज करो आरबीआई अगर ज्यादा पैसा इंजेक्ट कर देता है, बहुत पैसा मार्केट में इंजेक्ट कर देता है, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा
तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे। जब लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, सपोज करो अभी हमारे पास 100 रुपीज है और कोई सामान का रेट है 50 रुपीज, तो हम अभी कितना खरीदेंगे? 2 kg सपोज करो। अगर मनी मार्केट में इंजेक्ट हुआ, हमारे पास अभी आ गया 150 रुपीज या 200 रुपीज, हमें हम 2 kg में भी काम चला रहे हैं, लेकिन हम इसी को अब हो सकता है कितना खरीदेंगे? 50 रुपए का, इसको हम खरीदेंगे 3 kg। 3 kg खरीदने का सोचें तो क्या होगा? हम हमारा कंजप्शन बढ़ जाएगा। अगर हमारा कंजप्शन बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। अगर सडन डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जब कॉस्ट बढ़ जाए तो यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये सब के लिए ही मनी को इंजेक्ट करना है या मनी को स्क्वीज करना है, ये सब आरबीआई ये सब करता है। तो इसके बहुत सारे मेजर्स हैं, जैसे कि जो उसका जो क्वांटिटेटिव मेजर्स है। क्वांटिटेटिव मेजर्स में मेनली 3 में डिवाइड किया गया। पहला क्या है? सीआरआर, जिसको बोलते हैं हम लोग सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा है एसएलआर। एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा है आपका बैंक रेट। बैंक रेट, बैंक का रेट फिक्स करना या जो करना है वो एक। और अगला क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में 3 आता है। पहला है आपका रेपो, दूसरा है आपका रिवर्स रेपो, और तीसरा है MSF। MSF क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये सारे टर्म, इसी के थ्रू आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में एक डील हुआ था कि आरबीआई इन्फ्लेशन को 4% प्लस माइनस 2%, यानी कि 2% से 6% के बीच में ही महंगाई के दर को रखेगा, इन्फ्लेशन रेट को रखने देगा। अगर 6% से ज्यादा या 2% से कम इन्फ्लेशन रेट होता है तो आरबीआई को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, किसको? गवर्नमेंट को, कि हम क्या मेजर्स ले रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 8 या 9% तक पहुंच चुका है। इसके पीछे बहुत सारा रीजन दिया गया है। सबसे पहला रीजन कोविड है। कोविड के कारण 2 साल हम लोग लगभग लॉकडाउन में रहे हैं, पूरा सारा सिस्टम। और दूसरा क्या है? ऑयल ऑयल प्राइस। इंडिया में ये बहुत मैटर करता है, क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो इंडिया में बहुत मैटर करता है। और तीसरा, रसिया यूक्रेन वार के कारण कमोडिटी सप्लाई चेन जो है वो गड़बड़ हो गया, इसे भी रेट जो है वो बढ़ रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो ये सारा जो रेट फिक्स है, रेट है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कौन फिक्स करता है? ये सब तो 2016 से पहले, 2016 से पहले रिवर्स रेपो रेपो ये सब को डिसीजन लेने का फुल पावर आरबीआई के पास था। आरबीआई 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 अपने गवर्नर के चेयरमैनशिप में और उसने ही कुछ इंटरनल डिप्टी गवर्नर और मैनेजिंग डायरेक्टर ये सब को मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी का ये रेपो और रिवर्स रेपो फिक्स करते थे। लेकिन 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 को फाइनेंस एक्ट के थ्रू, फाइनेंस बिल के थ्रू फाइनेंस बिल के थ्रू अमेंड किया गया और यहाँ पे लाया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक्चुअली इसके लिए बहुत सारे कमेटी जो थे उसको बैठाया गया था, और जो इसके सबसे लास्ट कमेटी था जिसके लगभग सारे रिकमेंडेशन को माना गया, वो थे उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी, ये 2014 में ये बने थे। उर्जित पटेल उनको लाया था ये एमपीसी के लिए। तो ये बहुत सारे कंट्री को स्टडी किए और उसके बाद एमपीसी का रिकमेंडेशन हुआ था, तो उसके अनुसार गवर्नमेंट जो था वो आरबीआई एक्ट को अमेंड करके 2016 में और एमपीसी कमेटी का फॉर्मेशन किया। एमपीसी कमेटी में टोटल कितने मेंबर रहेंगे? 6 मेंबर, यानी कि कंपोजिशन अगर हम देखें एमपीसी का तो 6 मेंबर।
इसमें भी से तीन एक्सटर्नल रहेंगे, तीन एक्सटर्नल रहेंगे और तीन आरबीआई के इंटरनल रहेंगे। इसमें एक आरबीआई का अपना जो गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर है वो रहेंगे और दो और रहेंगे। और जो तीन एक्सटर्नल है उसका सिलेक्शन होगा कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी प्लस आरबीआई गवर्नर के अंडर में एक कमिटी बनेगा, वही रिकमेंड करेगा बाकी तीन नामों के लिए जिसका कि इसमें सिलेक्शन होगा। ये जो जो तीन एक्सटर्नल मेंबर है इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा, 4 इयर्स इनका जो है वो 4 इयर्स का होगा। और ये नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि 4 साल के बाद आप फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकते हो एमपीसी कमेटी में। आपका 4 साल हो गया, आपका अपॉइंटमेंट, आपका कार्यकाल खत्म हुआ, आपका खत्म हुआ, आप फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकते हो। और यहाँ पे हर मेंबर के पास एक वोट होता है, एक वोट होता है। तो अब बात आता है कि 6 मेंबर हैं, ठीक है। क्या होगा अगर 3 मेंबर जो है वो यस में वोट करते हैं, 3 मेंबर जो है वो नो में वोट करते हैं, तो क्या कंडीशन होगा? तो इस कंडीशन में आरबीआई गवर्नर जो होंगे, आरबीआई गवर्नर के पास क्या होगा? वीटो पावर होगा। आरबीआई गवर्नर के पास वीटो पावर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी क्राइसिस ऐसे सिचुएशन में आरबीआई गवर्नर के पास, आरबीआई गवर्नर के पास 2 वोट होगा, आरबीआई गवर्नर के पास 2 वोट होगा। तो ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है जो आरबीआई अपना करता है। आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी को कंट्रोल करता है। जैसे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, तो इससे रिजर्व बैंक जो है वो मॉनेटरी रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लेकर जीडीपी के ग्रोथ में और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उसको इंजेक्ट करता है या स्क्वीज करता है। मीन्स अगर आरबीआई पैसे को वापस ले रहा है तो उसको स्क्वीजिंग बोलते हैं। अगर वो पैसे को मार्केट में लिक्विडेट कर रहा है तो उसको यानी कि इंजेक्ट कर रहा है, लिक्विडेट कर रहा है। तो ये वो अलग अलग मेथड से करता है। जैसे कल ही आरबीआई जो था वो अपना रेपो रेट जो था वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। 50 बेसिस पॉइंट मतलब कि 0.5%। अगर 100 बेसिस पॉइंट होता तो 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1%, 50 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.5%। हर 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है। तो ये रेपो रेट होता है। तो अभी जो करंट रेपो रेट अभी इंडिया का है, वो बैंक का है, वो 4.9% है। अब बात आता है कि ये रेपो रेट है क्या, जो इससे हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कैसे कंट्रोल होगा, ये रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट जो है उसमें बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा लेते हैं, बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं और बदले में आरबीआई को वो क्या करते हैं? टैक्स देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो आरबीआई यहाँ पे बैंक है, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बैंक को पैसा देगा, बैंक को पैसे की जरूरत है, आरबीआई पैसा देगा, राइट। अब जब आरबीआई बैंक को पैसा दिया तो बैंक इसके बदले में क्या देंगे? गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज देंगे। अब सिक्योरिटी जो उनके पास है गवर्नमेंट के द्वारा वो सिक्योरिटीज देंगे। और जो पैसा दिया है तो साथ में बैंक आरबीआई को वो इंटरेस्ट देंगे, पैसे पे वो आरबीआई को इंटरेस्ट देंगे। जैसे अभी 4.9% है, 4.9% है। तो यानी कि वो बैंक जो है वो आरबीआई को जितना पैसा लिया है उसका इंटरेस्ट रेट वो 4.9% देगा। अब सपोज करो आरबीआई जो है वो रेपो रेट सपोज करो 3% कर दिया, यानी कि कम पैसा बैंक को देना पड़ रहा है आरबीआई को, यानी कि मार्केट में ज्यादा पैसा फ्लो करेगा, ठीक है। अब आरबीआई क्या किया? रेपो रेट बढ़ा दिया, यानी कि आरबीआई को पैसा ज्यादा देना पड़ा, यानी कि आरबीआई क्या है? पैसा अपने तरफ वापस ले रहा है, खींच रहा है पैसा को, वो मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं जाने दे रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? मार्केट से पैसा को स्क्वीज करना। आरबीआई जो है वो पैसे को स्क्वीज कर रहा है और मार्केट में, और इससे क्या होगा? अगर मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगा, तो लोगों के पास कम पैसा रहेगा, लोग कम खरीदेंगे, यानी कि डिमांड कम हो जाएगा। तो मे बी इन्फ्लेशन पे इससे कंट्रोल किया जा सकता है। ये होता है क्या? रेपो रेट। इसी तरह एक है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में भी सेम कंडीशन है। उसमें क्या है? आरबीआई, बैंक, यहाँ पे बैंक जो है वो आरबीआई को पैसा देगा और जो आरबीआई का सिक्योरिटीज लिया था वो इसको वापस दे देगा और बदले में इसको इंटरेस्ट देगा। अब सपोज करो
कि रिवर्स रेपो 4%, ठीक है। तो आरबीआई तो बैंक क्या करेंगे, इनको पैसा देने से 4% ले रहे हैं, और बाहर में सपोज करो इंटरेस्ट है 6%, तो बैंक किसको पैसा देना पसंद करेगा, आरबीआई को या बाहर के किसी को लेंडर को देना पसंद करेगा। ऑब्वियस सी बात है, लेंडर से उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वो लेंडर को देना पसंद करेगा। तो यहाँ पे अगर रिवर्स रेपो रेट जो होता है, अगर इसको आरबीआई को पैसा स्क्वीज करना रहता है तो रिवर्स रेपो रेट को वो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर रिवर्स रेपो रेट को वो बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास क्या होगा, उनके पास से पैसा ज्यादा आने लगेगा, बैंक जो है वो आरबीआई को पैसा ज्यादा देने लगेगा, आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा करवाने लगेगा, क्योंकि आरबीआई के पास क्या है, वो एक सेफ है। अगर आप लेंडर को देते हैं तो लेंडर तो आपका पैसा लेकर भाग भी सकता है, आपका एनपीए हो सकता है, लेकिन आपका पैसा आरबीआई के पास सेफ है, तो इसीलिए ये होता है। दूसरे अगला इनके पास आरबीआई के पास क्या पॉलिसी होता है, अगला है इनका कैश रिजर्व रेशियो, जिसको सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास जमा करना। जैसे मान लो कि आप 1 लाख रुपया जमा किए, तो आप जो 1 लाख रुपया जमा किए, तो आपका 1 लाख रुपए का कुछ सिक्योरिटी जो मनी होगा वो आरबीआई के पास जमा करना होगा। ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपया बैंक किसी और को लोन के रूप में नहीं दे सकता, इसका कुछ पैसा उसको आरबीआई के पास देना होगा। इसी को बोलते हैं कि वो एक क्या है, वो सेफ मनी है, जो कि वो वहां पे रख रहा है, वो आरबीआई के पास रख रहा है, वो जो प्राइमरी डिपॉजिटर है उसका वो सेफ मनी है, वो किसी को वो नहीं दे सकता। अगर सपोज करो आरबीआई को इन्फ्लेशन को रोकना है, यानी कि पैसा को स्क्वीज करना है मार्केट से, पैसा को वापस लेना है, तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को इंक्रीज कर देगा। अगर सीआरआर को इंक्रीज कर दिया, यानी कि बैंक को आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा डिपॉजिटर का। और सपोज करो आरबीआई सीआरआर को कम कर दिया, यानी कि बैंक को कम पैसा देना पड़ रहा है, तो बैंक के पास अपने ज्यादा पैसा होगा, यानी कि वो ज्यादा लोन देगा, मार्केट में ज्यादा पैसा फ्लो करेगा। तो ये भी एक कंडीशन है। तीसरा क्या होता है, एसएलआर। एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लेंडिंग रेशियो, सॉरी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें बैंक को क्या होता है, बैंक को आरबीआई के पास जमा नहीं करना पड़ता, खुद ही मेंटेन करना पड़ता है, क्या, गवर्नमेंट से कि वो जो डिमांड और लिक्विडिटी लाइबिलिटी है बैंक का, उसके रेशियो के अनुसार उसको कुछ पैसा खुद ही अपने पास मेंटेन करना होता है, जितना उनका डिमांड लाइबिलिटी है उसके रेशियो में। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एसएलआर में 4 चीजें इंक्लूड होता है, क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर का पार्ट है, कैश इन हैंड जो बैंक के पास कैश है वो, फिर क्या है, करंट बैलेंस डे टू डे बेसिस पे जो अनदर बैंक के साथ उनका जो चलता है बैलेंस वो, और बैंक के पास जो गोल्ड होता है वो, ये सब किस में आता है, एसएलआर में। लिक्विडिटी अगर सपोज करो आरबीआई को पैसा स्क्वीज करना है तो एसएलआर का रेट वो बढ़ा देगा, रेशियो को बढ़ाएगा, आपको ज्यादा रेशियो में पैसा रखना होगा, ज्यादा रेशियो आपको रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक कम पैसा मार्केट में लैंड करेगा। तो ये सब जो प्रोसेस है, उसके बाद एक होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ क्या है, ये है ओवरनाइट कर्ज फैसिलिटी, मीन्स किसी भी बैंक को अगर बहुत इमरजेंसी पैसा की जरूरत है तो वो आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से बोलेगा आप उनको पैसा दो, आरबीआई उसको ओवरनाइट पैसा देगा, लेकिन उससे रेपो रेट से ज्यादा रेट में, मोस्टली मोनली 1% ज्यादा, रेपो रेट से 1% ज्यादा रेट में उससे इंटरेस्ट लेगा और उसको पैसा देगा। वो पैसा कितना देगा, जो बैंक का जो नेट लाइबिलिटी है उसका 2%, टोटल जो बैंक का लाइबिलिटी है उसका 2% ही उसको वो लोन दे सकता है, उससे ज्यादा वो एमएसएफ पे नहीं दे सकता। ये उसको इमरजेंसी के टाइम में उसका जो है उस पर वो दे सकता है रेपो रेट से 1% ज्यादा पे। तो ये अलग अलग जो है वो बैंक का रिजर्व बैंक का पॉलिसी मेजर है, जो वो इस बेसिस पे वो बैंक जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। और पैसा को जब स्क्वीज करना रहता है तो वो रेपो रेट को बढ़ा, जैसे अभी रेपो रेट को बढ़ा दिया है, यानी कि आरबीआई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो इसलिए आरबीआई जो है वो रेपो रेट बढ़ा रहा है, यानी कि वो पैसे को ज्यादा स्क्वीज करेगा, उसको बैंक को इंटरेस्ट ज्यादा देना होगा, यानी कि पैसा मार्केट में कम रहेगा तो डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। इस तरह से ये
किया जाता है। ये सब आप हर जितने जो है रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एमएसएफ है, सीआरआर है, एसएलआर है, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, हर एक का एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एमपीसी के द्वारा ये डिसाइड होता है ये कितना क्या कैसे इन्हें रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी जो रेप सारा जो इन्फ्लेशन का जो पॉलिसी है उसको कैसे कंट्रोल करना, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। इसके बाद अगर हम अगले आर्टिकल की तरफ जाएं तो अगला है जो अभी कुछ दिन पहले जो भाजपा की बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन थी, कौन, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, ये कुछ टीवी डिबेट में कुछ बोले थे। तो इस पे जो मुस्लिम कंट्रीज जो है वो बहुत हंगामा की, और वो इंडियन डिप्लोमेट्स को बुलाकर उनसे बोले कि आप लोग को माफी मांगना चाहिए, आपको ओपन अपोलॉजी देना होगा, क्योंकि आप हमारे भगवान, हमारे जो पैगंबर हैं उनके खिलाफ बोला गया। और वो भी कौन बोला है, गवर्नमेंट जो पार्टी है, जो पार्टी गवर्नमेंट में है उसकी स्पोक्स पर्सन। तो ये गवर्नमेंट का लैंग्वेज, ये गवर्नमेंट है, एक तरह से ये गवर्नमेंट का लैंग्वेज है, क्योंकि आप ही की पार्टी का गवर्नमेंट है, तो ये आपको बोलना होगा। तो इसी कारण गवर्नमेंट जो था वो तुरंत एक्शन में आया और इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं है, और इवन कि उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। तो इसी सब को देखते हुए यहाँ पे हैप्पी मैन जैकब जो है इस आर्टिकल के राइटर, वो ये बता रहे हैं कि हमारा जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो हमारे एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को शेप करता है। अगर कुछ इंटरनल होता है तो वो एक्सटर्नल पे इम्पैक्ट डालता है। जैसे अभी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रिलीजियस जो है वो इंटॉलरेंस बढ़ा हुआ है, तो ये मे भी बाहर में हमारे लोगों को इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पे बताने का प्रयास है। और यहाँ पे ये एशिया बेस्ट और बेस्ट एशिया दोनों का कंपेयर करके बोले कि दोनों अलग अलग है। आप बेस्ट एशिया और बेस्ट कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज और बेस्ट एशिया दोनों को आप एक साथ नहीं रख सकते। जैसे बेस्ट कंट्री जो है और यूएस जो है वो हमेशा बोलता है, हाल ही में यूएस में एक और रिपोर्ट आया था, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी बोले थे कि इंडिया में रिलीजियस इंटॉलरेंट बढ़ गया है। तो ये सब पे हमारे जो हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, एमईए, इस पे बहुत उनको बहुत शार्प रिएक्शन दिया कि ये लोग डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये हमारे इंटरनल मैटर पे दखल अंदाजी कर रहे हैं, हमारे यहाँ से ज्यादा तो इनके यहाँ इशूज हैं, ये सारा कुछ बोला गया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वेस्ट एशिया इशू उठाया तो हमारे गवर्नमेंट जो है, हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, वो स्टेटमेंट तुरंत दिया कि ये फ्रिंज एलिमेंट है। मीन्स ये लोग जो है वो इंटॉलरेंट एलिमेंट जो है वो ये स्टेटमेंट दिया है, इसका गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, और गवर्नमेंट सारे धर्म को एक समान देखता है, सारे धर्म के प्रति टॉलरेंट है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे हैप्पी मोन जैकब भी बता रहे हैं कि ये जो वेस्ट एशिया जो है ये हमारे लिए जरूरी है, वेस्ट एशिया से हमारा रिलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कंडीशन है कि वेस्ट एशिया से हमारा रिलेशन बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारा अच्छा रिलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है वेस्ट एशियन कंट्री से, गल्फ कंट्री से। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम ऑयल, नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज के लिए डिपेंडेंट है, यहाँ से आता है। दूसरा क्या है, हमारे जो इंडियन जो फॉरेन हमारे बहुत सारे यहाँ पे कौन रहते हैं, यहाँ से हमें बहुत ज्यादा रेमिटेंस से जाता है, यहाँ से बहुत ज्यादा रेमिटेंस से जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेट इंडियन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब ये सब करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडियन का संख्या है। तो ये भी एक रीजन है कि यार हम अगर हम अपने देश में जिस देश के वो वहाँ के धर्म को खिलाफ कुछ बोलेंगे तो मे भी हमारे कंट्री के लोगों का वहाँ पे बैन कर दिया जाएगा या उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये सब बहुत सारा इशूज है। तो रेमिटेंसेज भी आता है, ऑयल और एनर्जी है, ये सारा कुछ। और हमारा वहाँ से एक पाकिस्तान इशू भी है। पाकिस्तान हमेशा इंडिया के खिलाफ जितने जो इस्लामिक कंट्री है उनको खड़ा करने का प्रयास करता है। लेकिन इंडिया एक ट्रस्टेड कंट्री वर्ल्ड में है, और इंडिया का जो डाइवर्स कल्चर, टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन को देखते हुए कोई भी कंट्री ज्यादा इनको सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान को नहीं। इवन कि जब हम देखेंगे, जब जम्मू कश्मीर
बाइफरकेट हुआ था, जम्मू कश्मीर बाइफरकेट हुआ था और आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तो गल्फ कंट्री जो थे या वेस्ट एशियन कंट्री जो थे वो ज्यादा कुछ नहीं बोले थे। इवन कि उसके बाद भी हमारा रिलेशन और वहाँ अच्छा हुआ। मोदी गवर्नमेंट का सेकंड टर्म में अभी तक में इंटरनेशनल रिलेशन हमारा और ज्यादा बेटर हुआ है इस इधर के कंट्री के साथ। लेकिन अभी इन लोगों का जो शार्प रिएक्शन, इससे हमें ये सीखने की जरूरत है कि इंटरनल पॉलिटिक्स जो हमारा है, जो अभी जो इंटॉलरेंट बढ़ रहा है, इसको ठीक करने की जरूरत है। नहीं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे फॉरेन रिलेशंस पे पड़ेगा। जो हमारे इंडियन जो फॉरेन में रह रहे हैं, जो हमारा हमें सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज आ रहा है, दुनिया से ज्यादा रेमिटेंसेज हम लेते हैं, तो ये सब पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका हमारे देश पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही यहाँ का करंट क्राइसिस यही दिखाया जा रहा है। यही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि वेस्ट एशिया अलग है और वेस्ट एशिया अलग है और वेस्टर्न कंट्रीज अलग, दोनों को हम एक नजरिए से नहीं देख सकते हैं। और इंडियन डिप्लोमेट्स यहाँ पे यही किए हैं। तो ये सारा कुछ इस आर्टिकल में। अगर हम अगला देखें, अगर हम अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है जो फिर से एक आईआर का ही न्यूज है, फिर से आईआर का न्यूज है, इंटरनेशनल रिलेशन का। यहाँ पे इंडो पैसिफिक के बारे में बोला जा रहा है, इंडो पैसिफिक के बारे में। अभी हाल ही में क्वाड समिट हुआ था, क्वाड समिट हुआ था और क्वाड समिट के बीच में ही यूएस एक इनिशिएटिव लाया था, आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बाइडेन का एशिया विजिट जो है, बाइडेन एशिया विजिट के लिए 5 दिन का इनका दौरा था, 5 या 6 दिन का दौरा था बाइडेन का एशिया विजिट। ये यहाँ पे बहुत कुछ करने का प्रयास किए, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। उनका आउटकम जो था वो इतना इफेक्टिव नहीं था। जैसे कि नॉर्थ कोरिया इनके जाने के साथ ही फिर से बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया। चाइना हमेशा अगेंस्ट में रहता है। तो ये सब के कारण ये बोला जा रहा है कि जो इंडो पैसिफिक नेशन, जो इंडो पैसिफिक का जो एरिया है, इसको डील करना इतना आसान नहीं है सारे कंट्री के लिए, चाहे वो कोई भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हार्शनेस, जिनका एक दूसरे के साथ रिलेशन बहुत खराब। जापान का चाइना के साथ, चाइना का साउथ कोरिया के साथ, साउथ कोरिया का नॉर्थ कोरिया के साथ, तो ये जापान का नॉर्थ कोरिया के साथ, एशियान नेशन, रसिया, ये सारा जो इशूज है, ऊपर ऑस्ट्रेलिया का चाइना के साथ, ऑस्ट्रेलिया का चाइना के साथ, यहाँ पे बहुत सारा इम्पैक्ट है सारे कंट्री का जो है, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, कैसे क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे देखना पड़ता है। इवन कि ये सब का रिलेशन बहुत खराब है, लेकिन साउथ कोरिया का चाइना के साथ ट्रेड, जापान का चाइना के साथ ट्रेड बहुत ज्यादा है, इनका ट्रेड में कोई कमी नहीं है। तो ये सारे कुछ को देखते हुए चाइना जो यूएस जो है वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ फॉर्म करना चाहता है, सप्लाई चेन के लिए, इकोनॉमी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। वो आईपीएफ को एक अलग नजरिया दे, एक अलग रूप देना चाहता है जो चाइना के अगेंस्ट में हो। तो ये सब के कारण यहाँ पे जो हमारा जो आईपी जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसको डील करना इतना आसान नहीं। जैसे कि आईपीएफ जो है वो मे बी गुड आइडिया हो सकता है, लेकिन यूएस जो है इसका अभी पूरी तरह से जो इसका जो मोटिव है वो कंप्लीट क्लियरली बाहर नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि हम इस ये ट्रेड एंड कॉमर्स को फोकस में रखें। और ये भी बोला जा रहा है कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए लाया जा रहा है, चाइना को रोकने के लिए लाया जा रहा है। तो ये सारा बहुत ज्यादा यहाँ पे मिक्सिंग है इसमें। उसी और लास्ट में जब क्वाड का समिट हुआ, क्वाड समिट के बाद जब स्टेटमेंट आया सारे नेशन, चारों नेशन का, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड इंडिया, तो किसी ने भी चाइना का नाम, स्टेटमेंट में चाइना का कहीं नाम नहीं था। जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन जिसके अगेंस्ट, जिसको रोकने के लिए बना, उसी का कहीं पे नामो निशान नहीं, उस स्टेटमेंट में कहीं पे कोई नाम उसका नहीं है।
जैसे कि यहाँ पे ये बताया गया है कि उनका कोई नाम कहीं पे कोई पूरी तरह से नहीं लिया। तो इस कारण ये एक बहुत बड़ा टास्क है, इंडो पैसिफिक जो एरिया है इसको डील करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे होस्टाइल नेशन है। यहाँ पे आपका ताइवान के जो यूएस जो है, यूएस कुछ समय पहले, अभी बाइडेन जो थे, जो बाइडेन, वो बोले कि अगर चाइना ताइवान पे अटैक करेगा तो हम इसको सिक्योरिटी देंगे। अब ये सिक्योरिटी किस फॉर्म में होगा ये क्लियर नहीं है, क्योंकि जो बाइडेन के लैंग्वेज के अनुसार वो यहाँ पे मिलिट्री भेजेंगे, मिलिट्री हेल्प करेंगे। लेकिन जब वहाँ ये जब यूएस वापस गए तो वहाँ इनके जो स्पोक्स पर्सन थे और जो वहाँ जो पॉलिसी मेकर्स थे, वो बोले कि नहीं, हम ताइवान को डिफेंस में स्ट्रॉन्ग करेंगे। वो कभी नहीं बोले कि हम यहाँ पे अपना मिलिट्री भेजें। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे है। यूएस का भी क्लियर कोई स्टांस नहीं है। यूएस का चाइना के साथ लगभग 300 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड है। तो ये सारा इशू यहाँ पे है जो कि यहाँ पे देखना होगा यूएस को। ये पूरी तरह से आर्टिकल जो है वो यूएस फोकस्ड है कि यूएस के लिए ये सारा डील जो है करना इतना आसान नहीं होगा। अब अगला हम देखते हैं तो यूसीसी, जो यूसीसी का इशू फिर से स्टार्ट हो गया है। तो पहले हम देखते हैं कि यूसीसी का इशू क्या है, यूसीसी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे किस आर्टिकल में जो राइटर है वो क्या बोलना चाहते हैं। तो यूसीसी को आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में यूसीसी का मतलब वो क्या है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब क्या है, सोसाइटी के जितने सेक्शंस हैं, चाहे वो जो भी कम्युनिटीज हो, जो भी जितना भी डाइवर्स सोसाइटी हो, और उनका रिलीजन कुछ भी हो, उनका कल्चर कुछ भी हो, उनका सोशल कंडीशन कुछ भी हो, सब इक्वली ट्रीट हो करेंगे होंगे, नेशनल सिविल कोड में होगा, जो कि सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। यानी कि उनका जो पर्सनल लॉज है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, और जो एक ही लॉ बनेगा सबको पर्सनल के लिए, वो जैसा भी हिंदू एक्ट है, हिंदू एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, वगैरह बहुत सारे एक्ट हैं, मुस्लिम्स के लिए एक्ट हैं। तो वो सब जो है सब के सब क्या हो जाएंगे, नल एंड वाइड हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। और बस सबके लिए एक ही होगा, नेशनल सिविल कोड जो आएगा वो सब पे एप्लीकेबल होगा। ये है यूसीसी। ये अभी फिर से न्यूज में क्यों है, क्योंकि इस पे उत्तराखंड गवर्नमेंट यूसीसी के लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन किया है, एक कमेटी का फॉर्मेशन किया है जो कि देखेगा और वो वहाँ पे यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन करेगा कि कैसे यूसीसी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे वो कानून को देखा बनाया जाए। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में राइटर ये मेनली बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया में आजकल लोग यूसीसी को हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हिंदू में भी बहुत सारा ऐसा कल्चर है, ऐसा सोसाइटी है जिसका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। हिंदू में जैसे बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, उनका अपना कस्टम्स है, ट्राइबल्स का अपना कस्टम्स है, अपना कल्चर है। उसी तरह बहुत सारे स्टेट हैं, इंडिया के लगभग हर स्टेट का अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि सपोज हिंदू और मुस्लिम का बात छोड़ दीजिए, हिंदू में ही बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो हर जगह पे सेम नहीं है, और जो बहुत सारे सेक्ट हैं और सबका अपना अपना नहीं है, सबका अलग अलग। जैसे इसमें एक रेफरेंस दिया गया है इस आर्टिकल में अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव का, कि अटल बिहारी वाजपेयी 99 जब उसमें वो 13 दिन का गवर्नमेंट, उनका जब समर्थन खराब गिरा था, उनका जब मेजोरिटी खराब नहीं बना पाए थे, तो वो स्पीच देते थे हमें यूसीसी पे बात करना चाहिए, हमें ओपन डिस्कशन इस पे करना चाहिए और सारे कम्युनिटी को एक साथ लेकर इस पे बात करना चाहिए। तो इसमें पीवी नरसिम्हा राव बोले थे कि आंध्र प्रदेश में हिंदूज में नीस और अंकल के बीच में शादी हो जाता है कुछ सोसाइटी में, क्या आप इसको बंद करवा सकते हैं? आप दूसरे धर्म का छोड़िए, आप इसको बंद करवा कर दिखाइए, आप इसको बंद। तो ये सारे इश्यूज हैं, यही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि हर धर्म का अलग अलग, कोई भी धर्म में एक जैसा नहीं।
और इवन कि हमारे हिंदू धर्म में ये ट्राइबल एरियाज में अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत अलग कल्चर है इनका, इनका बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सबको देखते हुए क्या यूसीसी को लाना अभी सही है, क्या यूसीसी इस समय रिलेवेंट है? जैसे कुछ समय पहले लॉ कमीशन अपने रिपोर्ट में बोला था, लॉ कमीशन अपने रिपोर्ट में बोला था कि यूसीसी की ना तो जरूरत है इस टाइम, अभी के टाइम में, और न ही उसका कोई रेलेवेंट है। वो अभी के टाइम में रेलेवेंट भी नहीं है और उसका जरूरत भी यूसीसी का, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कल्चर। यहाँ हम वन फिट ऑल, वन फिट ऑल पे नहीं चल सकते। भले अभी कुछ लोग इसको माइनॉरिटी और मेजोरिटी के लिए नजरिए से देख रहे हैं कि अगर यूसीसी आ जाएगा तो हिंदू और मुस्लिम का जो है वो सब एक हो जाएगा ऐसे, लेकिन यहाँ पे हिंदुइज्म में भी बहुत कुछ है, डिफरेंट है, अलग स्टेट में अलग कल्चर है, अलग है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे वन साइज फिट ऑल पे हम नहीं चल सकते हैं। इतने बड़े डाइवर्स कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से पूरा देश नहीं चल सकता। इवन कि हमारे खुद के समाज में, हिंदू समाज में जो लोग हैं वो इस सारे एक तरह का बिहार, सपोज करो बिहार का जो कल्चर, बिहार का कल्चर और ट्रेडिशन, क्या उसको साउथ में एक्सेप्ट करेंगे? साउथ का अपना अलग कल्चर ट्रेडिशन, क्या दोनों को हम मिक्स कर सकते हैं? इसके लिए हमें सारे ट्रेडिशन, सारे कल्चर को बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। ट्राइबल एरियाज हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब का क्या कस्टम्स हैं, क्या कल्चर है, ये सबको हमें स्टडी करना पड़ेगा। और भी सारे स्टेट का अलग अलग क्या कल्चर और ट्रेडिशंस है, ये सब हमें स्टडी करना पड़ेगा। सबको एक कंपाइल करके एक बनाना इतना आसान नहीं है। उसके अलावा फिर हमारे पास क्या है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 हमें क्या आजादी देता है? ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये हमें बताता है कि हम अपने धर्म को अपने अनुसार प्रोफेस करने के लिए फ्री हैं। किसी भी तरह से हम अपने कोई भी धर्म को हम मान सकते हैं, किसी भी भगवान की हम पूजा कर सकते हैं, कोई भी कल्चर ट्रेडिशन को हम अपना सकते हैं, इसके लिए हम फ्री हैं। इसके अलावा अगर हम देखें आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 में सारे माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को बचाने के लिए बोला गया है। यानी कि उनके इंटरेस्ट में वो उनका कल्चर आएगा, उनका ट्रेडिशंस आएगा, उनका कस्टम्स आएगा, ये सब कुछ को बचाना चाहिए। ये किसमें है? आर्टिकल 19 में। तो इवन की फंडामेंटल राइट्स भी यूसीसी को अपोज कर रहा है, या देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स भी यूसीसी को अपोज कर रहा है। तो यही यहाँ पे जो राइटर हैं वो ये सारा कुछ बताने का प्रयास किए हैं कि यूसीसी को सिर्फ हम हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देख सकते। जो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में इतना ज्यादा जो डिफरेंसेज है वो सबको देखना होगा, अलग अलग तरह के कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, इतना डाइवर्स कल्चर है, इसको देखकर ही चलना होगा। ये यहाँ पे मेजर डिस्कशन था। इसको अगर हम अगला आर्टिकल देखें तो ये है यूक्रेन वॉर, रसिया यूक्रेन वॉर, और रसिया यूक्रेन वॉर के कारण जो फूड क्राइसिस हो रहा है, ठीक है। तो रसिया यूक्रेन वॉर से ऐसा क्या हो रहा? तो अभी कुछ दिन पहले रसिया जो था, यूक्रेन एक प्रपोजल दिया था, यूक्रेन एक प्रपोजल दिया था। क्या प्रपोजल दिया था? कि यूक्रेन का प्रपोजल था कि हम ब्लैक सी में, इधर से ब्लैक सी ऑफ एजोब से होते हुए ये, और इधर जो केर्च स्ट्रेट से होते हुए ब्लैक सी जो उसका ट्रेड करता है, इसको हम फिर से ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पे ट्रेड फिर से ओपन करना चाहते हैं। अभी जो यूक्रेन का जो एरिया है इंपॉर्टेंट, जैसे मेलिटोपोल है, मेरिपोल है, ये सब को रसिया अपने कब्जे में ले लिया। ये सारा एरिया जो है, सैन लोगोस है, ये पूरा एरिया, ये सब जो है वो खारसोन है, ये सब आ गया है किसके कब्जे में? रसिया के कब्जे में आ गया। ओडेसा भी रसिया के कब्जे में है। तो ये सारा किसके कब्जे में आ गया है? रसिया के कब्जे में आ गया। ये सारे पोर्ट सिटी सबको रसिया अपने कब्जे में कर लिया। क्रीमिया को पहले ही एनेक्स कर लिया है। तो अभी यूक्रेन बोल रहा है कि हम ट्रेड करने के लिए तैयार हैं ब्लैक सी के थ्रू, जो ट्रेड का रास्ता है इसे हम करेंगे ऐसे, अपना सी ऑफ मरमरा से होते। लेकिन यहाँ पर रसिया क्या कंडीशन रख दिया? रसिया कंडीशन रख दिया कि हम ठीक है आपको ट्रेड के लिए अलाउ करेंगे, आपको हम ट्रेड के लिए अलाउ करेंगे, लेकिन अगर हम जो वेस्टर्न कंट्री जो है
वेस्टर्न कंट्री जो मेरे पे सैंक्शन लगाया, उस सैंक्शन में अगर रिलीफ देता है तो, अगर वेस्टर्न कंट्री सैंक्शन में रिलीफ नहीं देगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे। और दूसरा क्या कंडीशन रसिया बोल रहा है, रसिया का और कहना है, अब रसिया अपने करेंसी में ट्रेड करने के लिए बोलता है कि हम अपने करेंसी में ट्रेड करेंगे। अगर हम डाटा देखें कि क्यों इतना फूड क्राइसिस क्यों हुआ, ऐसे ये दो कंट्री करेंगे कैसे फूड क्राइसिस होगा, तो जैसे सनफ्लावर जो है, अगर सनफ्लावर ऑयल का बात करें तो इंडिया अपना 86% सनफ्लावर ऑयल जो है वो लगभग इन्हीं कंट्री से ट्रेड करता है, यूक्रेन से ट्रेड करता है, इंपोर्ट करता है, जो कि अभी कम्प्लीटली रुका हुआ है। इससे बहुत ज्यादा यहाँ पे रेट बढ़ सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्रीकल्चर प्राइस इंडेक्स जो है वो कंपेयर अगर करें हम जनवरी 2021 से, तो 40% हाई हो गया है। मेज और बीट का प्राइस जो है वो 42% और 60% जनवरी 2021 के कंपेरिजन में बढ़ चुका है। रसिया जो है वो वीट जो है वर्ल्ड का 20% कवर करता है, और यूक्रेन जो है वो 8%, यानी कि 20% और 8% पे कम्प्लीटली बैन लग चुका है, ट्रेड नहीं हो पा रहा है, यानी कि टोटल का 28% मार्केट में नहीं आ रहा, क्योंकि रसिया पे सैंक्शन लगा हुआ है और यूक्रेन का ट्रेड का रास्ता बंद है। अगर हम WPF का बात माने देखें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, तो इथोपिया, नाइजीरिया, साउथ सूडान, यमन हाईएस्ट अलर्ट पे, मीन्स वहां पे बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन है, वहां पे खाने की बहुत ज्यादा कमी है। और इसमें दो और स्टेट ऐड हो गया है, कौन कौन, अफगानिस्तान और सोमालिया। यानी कि ये सारे कंट्रीज जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे भूखे मरने की स्थिति है, खाने का कुछ नहीं है। बीट जो है वो पूरे दुनिया में 35%, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 35% लोग बीट के भरोसे रहते हैं। और 50 कंट्रीज जो वो रसिया और यूक्रेन पे डिपेंडेंट है बीट इंपोर्ट के लिए, बीट के लिए, जो कि मोर देन 30% ऑफ बीट इंपोर्ट है। यानी कि 50 दुनिया का 50 कंट्री जो है ये दोनों कंट्री पर डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है फूड क्राइसिस होगा। यूक्रेन जो है वो 46% सनफ्लावर सीड और सेफोला फ्लावर ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करता है, जो कि लार्जेस्ट है। इसका इंडिया का 86% यहीं से एक्सपोर्ट होता है। इवन कि सिर्फ फूड ही नहीं, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी टोटल का 38% पोटास फर्टिलाइजर, 17% कंपाउंड फर्टिलाइजर और 15% नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है वो रसिया और बेलारूस, बेलारूस रसिया का एलाई है, बेलारूस पे भी सारे वेस्टर्न कंट्रीज क्या है सैंक्शन लगा दिए, तो ये दोनों मिलकर करता है, ये दोनों इसके लिए। तो अगर हमारे पास इवन की सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं, हमारे पास फर्टिलाइजर का भी कमी हो गया, हमारे पास फर्टिलाइजर्स भी नहीं, और ये भी बहुत महंगा हो गया है, यानी कि इसके कारण भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसका फर्टिलाइजर भी बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, तो ग्रेन्स का दाम बढ़ेगा। तो ये सब इशू यहाँ पे हो रहा है। अब बात आती है कि रसिया यूक्रेन के पास और भी ऑप्शन है या नहीं ट्रेड करने का, तो जैसे यूक्रेन के पास और ऑप्शन है, लेकिन वो बहुत ही लेंदी ऑप्शन है। सब यूक्रेन जैसे अपने इधर से वो ट्रेड करेगा, जमीन साइड से, लैंड से ट्रेड करेगा, ट्रक से ट्रेड करेगा, तो इवन की यूक्रेन से जो पोलैंड या और भी जो उसको नियर स्टेट है वहां पे उनका ट्रेन भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन में ब्रॉड गेज है और उधर नैरो गेज है। तो यानी कि अगर इधर जाते हैं तो बॉर्डर पे सामान को फिर से चेंज करना होगा, गुड्स को ट्रांसफर करना होगा। तो ये सारा बहुत सारा इश्यूज है अभी, इसीलिए इंडिया जो था वो बीट एक्सपोर्ट पे, इंडिया बीट एक्सपोर्ट पे जब बैन लगाया तो वेस्टर्न कंट्रीज बहुत क्रिटिसाइज किए थे, वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत क्रिटिसाइज किए थे कि इंडिया गलत कर रहा है, इससे और फूड क्राइसिस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इंडिया बोला कि हम जिसको जरूरत है उसको देने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमीर कंट्री जो जमाखोरी कर रहे हैं, महंगे दामों पे ले रहे हैं, अगर जो अमीर कंट्री जो है रिच कंट्री वो ज्यादा दाम पे ले लें तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगा, हैव्स और हैव्स नो, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन के टाइम में हुआ, सारे जो रिच कंट्रीज हैं वहां पे इवन की थर्ड बूस्टर डोज, फोर्थ बूस्टर डोज सब लगा रहे हैं, और जो गरीब कंट्री कुछ अफ्रीकन कंट्री है वहां पे अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लगा है। तो ये सारा इशू हम लोग देखते हैं, तो ये सब के कारण यहाँ पे क्या है, फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।
और ये में भी अगर अभी फिलहाल में युद्ध रुकता है, वार रुकता है, तो ये फिर भी 2024 तक चलेगा। ये क्राइसिस तो है और महंगाई और ज्यादा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा। तो इससे सिर्फ अगर ये कहीं वार होता है तो उससे सिर्फ वो दो कंट्री नहीं है, बल्कि अब ऐसा दुनिया है कि जो ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट होता है। जैसे अभी इफेक्टेड हो रहा है, पूरा दुनिया इफेक्टेड हो रहा है। तो यही यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो कंडीशन जो है वो क्या कंडीशन हो गया है, क्या ये सारा डाटा जो यहाँ पे दिया हुआ है कि इस कारण से फूड क्राइसिस बढ़ रहा है। इसके बाद अगर हम आज का लास्ट न्यूज देखें तो वो है एमएसपी। गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी इंक्रीज कर दिया है किस पे, खरीफ क्रॉप पे। मेनली हमारे यहाँ 3 तरह का क्रॉप होता है, कौन कौन, रबी, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। रबी जो होता है वो ठंडे के टाइम में होता है, यानी कि मेनली अक्टूबर से फरवरी के बीच में या मार्च। खरीफ जो होता है वो जून से अक्टूबर मानकर चलेंगे, और फेब से मार्च के बीच में या मई के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं जायद क्रॉप या कैश क्रॉप्स भी ये होता है। तो यहाँ पे जो अभी खरीफ जो एमएसपी होता है वो बुआई से पहले ही होता है। तो अभी इसीलिए एमएसपी जो है वो अभी जैसे मानसून आ गया है, मानसून इंडिया में 27 जून को यहाँ आ चुका है, सॉरी 27 मई को आ चुका है मानसून, अपने टाइम से पहले। तो मानसून आ गया है तो अब क्या होगा, अब सोइंग होगा, बुआई होगा खरीफ क्रॉप का। तो इसीलिए यहाँ पे अभी एमएसपी को डिक्लेयर कर दिया गया है, एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। अब एमएसपी जो है, एमएसपी किसके रिकमेंडेशन से आता है, तो एमएसपी जो है वो एमएसपी कौन लाता है, सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है ये डिसाइड करता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये सपोर्ट और ये किसके रिकमेंडेशन पे, तो रिकमेंड कौन करता है, सीएससीपी। सीएससीपी क्या है, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज। एग्रीकल्चर का जो है वो सब कॉस्ट और प्राइस जो है वो ये देखते हैं सीएससीपी। तो इन्हीं के लिए ये डिपेंडेंट है और यही जो है वो सारा कुछ डिसाइड करते हैं। सीएससीपी जो है वो, सीएससीपी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इसको लाया गया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। ठीक है, टोटल कितने क्रॉप्स पे एमएसपी है, तो अगर केरल क्रॉप्स देखें, जो अनाज जिसको हम बोलते हैं, केरल क्रॉप्स जो है वो 7 हैं। कौन कौन है 7, पैडी, बीट, ज्वार, वार्ले, बाजरा, रागी एंड मेज। इसके बाद 5 जो है पल्सेज है, 5 पल्सेज पे एमएसपी है। वो कौन कौन है, अरहर, ग्राम, मूंग, लेंटिल और उड़द। इसके अलावा 7 जो है वो वाइल्ड सीड्स है, 7 वाइल्ड सीड्स। कौन कौन है 7 वाइल्ड सीड्स, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सोयाबीन, तोरिया, शीशम, सनफ्लावर, सनफ्लावर सीड, सैफोला फ्लावर, सैफोला फ्लावर और नाइजर सीड। ये टोटल, और इसके अलावा किस पे है, रॉ कॉटन,
रॉ जूट, कोपरा और डी हस्क मिस जो बिना छिला हुआ जो कोकोनट होता है, डी हस्क कोकोनट, और शुगर केन। शुगर केन पे जो दिया जाता है उसको बोला जाता है फेयर एंड न्यूमरेटिव प्राइस। इसको जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो इस तरह से सारे जो अलग अलग कैटेगरी है इसमें ये सब पे हमें एमएसपी जो है वो दिया जाता है। केरल्स में साथ है, वीट है, पैडी है, बीट है, पैडी है, ज्वार है, बार्ले है, बाजरा है, रागी है, मेज है और मेज है। और इसके अलावा अगर हम पल्सेस को देखें तो अरहर, ग्राम, मूंग, लेंटिल और उड़द है। अगर हम ऑयल सीड्स को देखें तो ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, सीसम है, सोयाबीन है, तोरिया है, सेफोला फ्लावर, सनफ्लावर और नाइजर सीड। इसके अलावा रॉ कॉटन, जूट, कोपड़ा, डीहस कोकोनट और शुगर केन। शुगर केन को कहा जाता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो अब ये क्या किस क्राइटेरिया पे इन लोग का सिलेक्शन होता है, कैसे ये लोग का सिलेक्शन होता है, किस बेसिस पे, बेसिस क्या है एमएसपी देने का। तो एमएसपी जो का जो रिकमेंडेशन होता है, इनका ये एमएसपी जो इंक्लूड करते हैं वो मेनली तीन होता है, तीन क्राइटेरिया होता है। एक को बोलते हैं E2, दूसरे को बोला जाता है A2+FL और तीसरे को बोला जाता है C2। A2 क्या है, A2 जो है वो सारा पेड एक्सपेंसेस को कवर करता है। मतलब कि आप जो डीजल में पैसा खर्च कर रहे हो, खाद पे पैसा खर्च कर रहे हो, सीट को लेने में पैसा खर्च कर रहे हो, आप लेबर लाए हो उस पे जो पैसा खर्च कर रहे हो, इरिगेशन पे आप जो पैसा खर्च किए हो, सारा कुछ इसमें आता है। A2 अगर A2 के बेसिस पे एमएसपी डिसाइड किया जा रहा है तो इसमें क्या क्या आएगा, आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हो, जो आप कैश को खर्च किए हो उसके आधार पे ये दिया जाता है। और इसका मोस्टली क्या होता है, सारे का 1.5 टाइम्स एटलीस्ट, कम से कम जो कैलकुलेशन किया गया। मान लो कि यहाँ पे हम 1500 रुपया खर्च किए या मान लो हम 2000 रुपया खर्च किए, तो एमएसपी कितना होगा, मिनिमम 3500 रुपया। तो ये A2 होता है। A2+FL में क्या होता है, A2+FL में A2 रहेगा, A2 जो है वो रहेगा, और FL क्या होगा, जैसे आपके घर में 5 लोग, ठीक है, ये पांचों खेत में काम किए, खेती में काम किए, तो ये पांचों तो लेबर में नहीं आए, ये पांचों को पे नहीं करना पड़ा, तो इनका जो वैल्यू जो है, मनी मॉनेटरी वैल्यू, ये यहाँ पे कैलकुलेट होता है और उसको ऐड करके ये क्राइटेरिया रखा जाता है A2+FL। अगला क्या है C2। C2 क्या है, इसमें A2+FL तो रहता ही है, A2+FL रहता है, साथ में सपोज करो कि आप कोई रेंट लिए हो, जैसे आप कोई लैंड जो है वो रेंट पे लेके काम कर रहे हो, शायद खेती वेती कर रहे हो, तो उसमें जो आपको कॉस्ट लगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा C2 में। तो ये मेजर क्या है, A2+FL और C2। तो एमएसपी जो है वो मेनली अभी इस पे डिसाइड होता है, A2+FL पे। इसको भी देखता है CSA पे, लेकिन डिसाइड होता है वो A2+FL पे होता है। अभी जैसे बहुत हंगामा हो रहा था सबको, यहाँ पे क्या डिमांड हो रहा था कि एमएसपी जो है वो C2 पे दिया जाए, एमएसपी जो है वो C2 पे दिया जाए, जो तो ज्यादा बेटर होगा। अब बात आता है कि एमएसपी का इशूज क्या है, एमएसपी पे क्या क्या इशूज। तो सबसे बड़ा इशू एमएसपी के क्या है, ये स्टैट्यूटरी नहीं है। मीन्स ये गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लाया जाता है, गवर्नमेंट को जब मन करेगा लाएगा, नहीं मन करेगा नहीं लाएगा। मान लो अगले साल गवर्नमेंट को एमएसपी देने का मन नहीं है तो वो नहीं भी दे सकता, क्योंकि ये कानून के द्वारा नहीं लाएगा, कानून नहीं है कि आप हर साल आप दो। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या है इशू है। दूसरा क्या है, प्रोक्योरमेंट, खरीदारी, खरीद। गवर्नमेंट जो है वो हमेशा प्रोक्योर कर ले ऐसा नहीं, गवर्नमेंट के पास प्रोक्योरमेंट का बहुत इशू चलता है और ये स्लो, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और इसमें सारे क्रॉप्स जो है वो
गवर्नमेंट नहीं खरीदता है। एमएसपी को जो सारे क्रॉप्स हैं, बीट एंड राइस को छोड़कर क्रॉप्स को गवर्नमेंट नहीं खरीदता है। बस यही दो चीज को मेनली गवर्नमेंट खरीदता है। तो ये बहुत ज्यादा इशू है। दूसरा क्या है, कुछ स्टेट में ज्यादा क्रॉप्स हो रहा है, कुछ में कम हो रहा है, तो यहाँ पे भी इशू हो जाता है। उसके बाद क्या है, ये डिपेंड किस पे करता है, कमीशन एजेंट और एपीएमसी ऑफिशियल्स, जिसको हम जैसे कि अभी अभी हम लोग सुनते थे न्यूज में, अरहतिया, अरहतिया का इशू। ये अरहतिया क्या है, ये एक एजेंट है जो किसान से अनाज लेता है और इसको जाके एपीएमसी में बेचता है। ठीक है, एपीएमसी के थ्रू, और वो किसान से जो उससे किसान से वो बदले में क्या लेगा, कमीशन लेगा। तो ये सब भी इशू इसमें है जो कि यहाँ पे आता है। और इसी सब के कारण क्या होता है, फार्मर जो है वो एमएसपी से कम रिसीव करते हैं। एमएसपी कुछ और है, फार्मर को कुछ और मिलेगा। ये सारा भी इशू यहाँ पे है। प्रोक्योरमेंट जो है वो लिमिटेड है, इससे ज्यादा वो नहीं करते हैं। एमएसपी स्टेचुटरी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन होता है, करप्शन भी बहुत ज्यादा है। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है एमएसपी के लिए। इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये इन्फ्लेशन के कंपेयर में एमएसपी नहीं बढ़ता है। एमएसपी जो है वो इन्फ्लेशन के कंपेयर में नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो ये सारे इशू जो है वो गवर्नमेंट को, सबको इसको सबसे पहले एमएसपी को स्टेचुटरी बनाने की जरूरत है। तभी ये एक तरह से गवर्नमेंट जो है वो, जैसा भी गवर्नमेंट का टारगेट था, डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स टिल बाई 2022। तो ये सारा कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट देख सकता है, कर सकता है। ओके, तो ये आज का हमारा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज था जिसे हम लोग देखें आज, जिसमें कुछ प्री के लिए इम्पोर्टेंट था, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट था। आज मेनली आज 3 आर्टिकल जो था वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड था, तो जो कि सब मेंस स्पेसिफिक था। तो इस तरह से हम लोग सारा आर्टिकल आज का देखें। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है, डिस्कशन जो है वो अच्छा लगा है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और वीडियोज ला सकें। और जल्द ही हम ये वीकली करंट अफेयर्स भी लाएंगे, जो कि सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, करंट के लिए और मेंस के लिए, और क्वेश्चन भी लाने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू।